सी से है कुछ या आरबीएसई से भी है कुछ? सारे सीबीएसई से है? अच्छा, अभी आए हो आप लोग, अब मतलब आपने 11th की है ना अभी? अब 12th में, 12th के मतलब जिन्होंने 12th के एग्जाम्स दे दिए वो कौन कौन है यहाँ पर? 4 जने हो, और आप तो इकोनॉमिक्स के लिए हो, पॉलिटिकल साइंस नहीं आपके पास है? आपके पास भी नहीं पॉलिटिकल साइंस? कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके पास? अच्छा, और आप के पास तो पॉलिटिकल है ना, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। वैसे तो आप लोग पढ़ के आए हो 12th में कि भाई ये जो बुक है, हम लोग फर्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। और इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो उसका नाम है कोल्ड वॉर एरा। क्या नाम है? कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। यानी इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को, जब जो पूरा वर्ल्ड है वो 2 ग्रुप्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उस पूरी जो इंसिडेंट है उसके बीच में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उन सबको जो है इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपके आरबीएसई में कटा हुआ है, सीयूईटी की बात करते तो वहां पर ही आता है, ठीक है। हाँ, नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आरबीएसई में तो कटा हुआ है ये, बट सीबीएसई में इंक्लूड है और सीयूईटी का ये पार्ट है। ओके, सीबीएसई में हो सकता है बट सीयूईटी का पार्ट है ये। नहीं कटा हुआ ना ये, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सीबीएसई में नहीं कटा हुआ है ये, ओनली आरबीएसई में ही क्या है ये कटा हुआ है ये चैप्टर, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम लोग कोल्ड वॉर एरा की, ठीक है। कोल्ड वॉर एरा का मतलब है कि एक टाइम पीरियड है और उस टाइम पीरियड का नाम क्या है बेसिकली? वो जो टाइम पीरियड है, इसका किधर से होगा ये स्लाइड? जैसे अपने को पेज वगैरह ओपन करना हो यहाँ से। अच्छा, ये वाला है। ये तो आगे पीछे के लिए ना ये तो। अब मतलब हमको ब्लैंक पेज ओपन करना है। हाँ, यही मैं बोल रहा था, कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। हाँ, कोल्ड वॉर एरा, ठीक है, सॉरी भाई, इसका ना बड़ा दिक्कत ही है। कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो है 1945 से लेकर के 19 तक की जो इंसिडेंट्स है उनको डिस्कस करेंगे। कोल्ड वॉर एरा की जो शुरुआत है वो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होती है। 1945 के बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो जाता है तो वर्ल्ड में जो है दो ग्रेट पावर्स क्या होती है? इमर्ज होती है। और उनमें से एक का नाम होता है यूएसए, दूसरे का नाम क्या होता है? यूएसएसआर, ठीक है। अब ये जो दोनों कंट्रीज थी, इन दोनों की जो ये जो दोनों कंट्रीज थी, एक यूएसए था और दूसरा यूएसएसआर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनका डिक्लाइन हो गया है ना। उनकी जो पावर थी इकोनॉमिक पॉलिटिकल वो सब कुछ क्या हो चुकी है? डिक्लाइन हो चुकी है। और उस गैप को फिल करने के लिए, उस गैप को रिप्लेस करने के लिए दो कंट्रीज सुपर पावर के रूप में जो है एमर्ज होती है, जिसमें एक का नाम यूएसए, दूसरे का नाम क्या है? यूएसएसआर। यूएसएसआर जो है बेसिक, सॉरी क्या हो, जो यूएसए है इसका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी पर बेस्ड था जिसका नाम क्या था? कैपिटलिज्म। क्या नाम था? कैपिटलिज्म। मैं अभी आपको थोड़ा बस बेसिक सा दे रहा हूँ, फिर बाद में हम लोग फैक्ट्स कवर करेंगे जो भी सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे वो। बट एक पता होना चाहिए हमको कि कोल्ड वॉर का मतलब क्या है। वैसे आइडिया होगा थोड़ा बहुत, आपने भले ही आपका ये चैप्टर कट गया बट क्लास में इनडायरेक्ट वे में तो डिस्कस किया ही होगा सर ने आपसे कभी कि कोल्ड वॉर क्या है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म, यूएसए का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो कैपिटलिज्म है। यूएसएसआर का जो इकोनॉमिक मॉडल था या जिस आइडियोलॉजी पे यूएसएसआर का पूरा सिस्टम वर्क करता था उसका नाम था आपका सोशलिज्म। क्या नाम था? सोशलिज्म। अब ये दोनों ही सुपर पावर जो है वर्ल्ड में, इन दोनों के बीच में कंपटीशन है कि कौन सी आइडियोलॉजी बेटर है। इसको शो करने के लिए इन दोनों कंट्रीज के बीच में क्या चलता है? कंपटीशन का पीरियड चलता है। इस कंपटीशन के पीरियड को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोल्ड वॉर कहते हैं। यानी कोल्ड वॉर सिंपली अगर कहा जाए तो एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। कैसी वॉर है? एक आइडियोलॉजिकल वॉर। यानी इसमें केवल आइडियोलॉजी को लेकर के लड़ाई है। यूएसए चाह रहा है कि दुनिया भर के देश जो है वो मेरी आइडियोलॉजी को प्रेफर करें, और यूएसएसआर चाह रहा है कि दुनिया भर के जितनी भी कंट्रीज है वो हमारी आइडियोलॉजी को क्या करें? फॉलो करें, ठीक है। इसी आइडियोलॉजिकल वॉर का जो टाइम पीरियड है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोल्ड वॉर कहते हैं। अब दो आइडियोलॉजी है दोनों कंट्रीज की अलग अलग। अब इन्हीं आइडियोलॉजीज की वजह से क्या होगा? पूरा वर्ल्ड जो है वो 2 ग्रुप्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक सेक्शन कैपिटलिज्म की तरफ जाएगा और दूसरा सेक्शन किसकी तरफ जाएगा? सोशलिज्म की तरफ जाएगा, ठीक है।
और इसी कोल्ड वॉर का जब ये टाइम पीरियड चल रहा है, कोल्ड वॉर नाम क्यों? क्योंकि इसमें कभी भी डायरेक्टली वॉर हुई नहीं, केवल आइडियोलॉजिकल बातों की लड़ाइयां हो रही हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रियल में कोई एक दूसरे से वॉर कर रहा है करके, केवल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। इस वजह से यहां पर क्या है, ग्रुप्स बनना क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसी कोल्ड वॉर एरा के ड्यूरिंग दिस पीरियड जो है, मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है जब ऐसा लगा कि पूरी दुनिया को कि भाई कभी भी क्या हो सकती है, थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और उसका नाम क्या है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में। ठीक है, जब जो है पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि डायरेक्ट वॉर हो सकती है टू सुपर पावर्स के बीच में, जिसको हम लोग क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है क्या, 1961 में जो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, इसके जो लीडर्स थे वो जो है बेसिकली इस बात को लेकर के काफी डरे हुए थे। यूएसए के ना मैप देखेंगे हम लोग, तो मैप में जो है यूएसए और यूएसए के नीचे जो एक आइलैंड नेशन है जिसका नाम क्या है, क्यूबा। क्या नाम है, क्यूबा। और उस क्यूबा में जो है वहां पर जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहने का मतलब है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड एक गवर्नमेंट थी वहां पर। और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, फिदेल कास्त्रो। कौन थे, फिदेल कास्त्रो। और यूएसएसआर को यह डर था कि यूएसए वहां पर क्या कर रहा है, वहां पे इंटरफेयर कर रहा है क्यूबा के अंदर, और फिदेल कास्त्रो को वहां से गवर्नमेंट से हटा करके अपनी एक पपेट गवर्नमेंट बनाना चाहता है। वहां पे क्या बनाना चाहता है, पपेट गवर्नमेंट, यानी ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहता है जो यूएसए को सपोर्ट करे। किसको सपोर्ट करे, यूएसए को। जब बिल्कुल, जबकि अभी जो वहां पर गवर्नमेंट है वो किसकी है, अभी वहां पर गवर्नमेंट थी कम्युनिस्ट यानी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड गवर्नमेंट हुआ करती थी वहां पर। ठीक है, लेकिन फिदेल कास्त्रो को हटाने का डर था, तो इस वजह से क्या हो गया, एकदम यूएसएसआर क्या हो चुका था, मतलब कि थोड़ा वरिड था, क्योंकि जो क्यूबा है वो आइडियोलॉजिकली किसका अलाय था, यूएसएसआर का। क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री कहने का मतलब हो गया सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। और अगर आपकी और इनकी आइडियोलॉजी दोनों की सेम है तो आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाओगे, फ्रेंड बन ही जाओगे। ठीक है, तो यूएसएसआर को यह डर था कि अगर मान लीजिए यूएसए ने क्या कर लिया, इस पर अटैक करके अपने अंडर में इसको कब्जा कर लिया, तो जो क्यूबा हमारा अलाई है वो हमारा अलाई नहीं रह पाएगा। अलाई का मतलब है फ्रेंड नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसकी यहां से शुरुआत होती है। अब इस बीच क्या होता है, जब ऐसा यूएसएसआर को लगा तो इसको रोकने के लिए यूएसएसआर ने क्या करा, वहां पे जो है कि क्यूबा में वहां पर सरकार का मतलब कि तख्ता पलट ना हो, वहां पर सरकार ना बदले, इसके लिए जो है उसने फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना स्टार्ट कर दी क्यूबा को, कि भाई आपको जो भी पैसा वगैरह डिप्लोमेटिक सपोर्ट है यूएसएसआर ने देना चालू कर दी। उस टाइम पर यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट है वो कौन थे, निकिता क्रुश्चेव। कौन थे, निकिता क्रुश्चेव। ये किसके प्रेसिडेंट है, यूएसएसआर के। नाम याद रखना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यूबा के प्रेसिडेंट कौन है, फिदेल कास्त्रो, और यूएसएसआर के प्रेसिडेंट कौन है, निकिता क्रुश्चेव। अब ये निकिता क्रुश्चेव जो थे, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने सोचा कि यूएसए यहां पर गवर्नमेंट चेंज करे उससे पहले हम क्यूबा को क्यों ना अपना मिलिट्री बेस बना ले। क्या बना ले, मिलिट्री बेस। मिलिट्री बेस कहने का मतलब वहां पर अपनी मिसाइल्स वगैरह हम लोग क्या कर दें, डिप्लॉय कर दें, क्योंकि फ्रेंडली स्टेट है। उससे दो एडवांटेज होंगे। एक तो एडवांटेज ये होगा कि भाई जो क्यूबा में सरकार बदलने का डर है वो दूर हो जाएगा, और दूसरा जो है यूएसए पे टारगेट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, क्यूबा बिल्कुल यूएसए के नजदीक है, तो वहां से यूएसए को टारगेट करना क्या हो जाएगा, एकदम बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और रशियन बेस बनाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए उन्होंने 1962 में वहां पे क्या कर दी, मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी। कहां पर, क्यूबा में। और मिसाइल डिप्लॉय करने के दो ही रीजन है, एक तो क्यूबा में गवर्नमेंट चेंज होने से बचाना है, और दूसरा क्या है, यूएसए पे जो है एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेने के लिए, कि ताकि यूएसए पर अगर मान लो फ्यूचर में यूएसए और यूएसएसआर में कभी वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए तो यूएसएसआर वहां से तो अटैक करेगा ही करेगा, क्यूबा भी उसके लिए क्या करेगा, एक बेस का काम करेगा जहां से यूएसए पे वो अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा यहां तक समझ में आ गया आपको, यहां तक कोई इश्यू है? आगे देखिए फिर क्या होता है, क्या ले लूं, ये वाला, अच्छा रुको एक मिनट, ये है ना सेकंड स्लाइड। ठीक है, और जैसे ही ये मतलब कि वहां पे मिसाइल्स वगैरह क्या करिए, डिप्लॉय करिए, किसने, यूएसएसआर ने, तो ये खबर यूएसए को मालूम पड़ जाती है। यूएसए को जैसे ही मालूम पड़ती है तो उस टाइम पर जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो कौन है, जॉन एफ कैनेडी है। कौन है,
जॉन एफ कैनेडी। जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? मैंने तीनों कंट्रीज के प्रेसिडेंट डिस्कस कर लिए उस टाइम पर 1961 में। क्यूबा के प्रेसिडेंट फिदेल कास्ट्रो, और यूएसएसआर के प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव, एंड आपके यूएस के प्रेसिडेंट कौन है? जॉन एफ कैनेडी है। ठीक है, ये जॉन एफ कैनेडी क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं कि अमेरिकन वॉरशिप्स को कि आप जाइए और सोवियत जो कंट्री है उसने जो मिसाइल्स वहां पे तैनात किए हैं या जो मिसाइल्स डिप्लॉय किए हैं उसके जवाब में हमको क्या करना चाहिए? रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि यूएसए भी सुपर पावर है, इतना आसानी से थोड़ी ना झुक जाएगा वो। तो उसने भी जो है रिएक्शन के लिए अपनी वॉरशिप्स वगैरह क्या कर दी? उस एरिया में सेंड कर दी। वॉरशिप का मतलब समझ रहे हो ना आप? अपनी जो शिप वगैरह है उसमें वेपन्स वगैरह मिसाइल्स वगैरह तैनात करके सी, क्योंकि आइलैंड नेशन है तो सी वाला एरिया वहां पर जाकर के भेज दी। अब इससे क्या हो गया? यूएसआर को थोड़ा लगा कि अब सीरियस मैटर हो सकता है, और इसीलिए जो है पूरे वर्ल्ड को भी ऐसा लग रहा था कि भाई इन दोनों कंट्रीज में वॉर हो सकती है। ठीक है, लेकिन यूएसएसआर क्या करेगा? सीरियसनेस को समझेगा इस पूरे इश्यू की, और फिर फाइनली क्या करेगा कि वहां से जो है वो पीछे बैक हो जाएगा। यूएसएसआर क्या हो जाएगा? अपनी मिसाइल्स वगैरह वहां से हटा लेगा, और फिर फाइनली हम लोग देखेंगे कि ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है ये एक हॉट वॉर या डायरेक्ट वॉर में कन्वर्ट होने से क्या हो गया? बच गया। लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि कोल्ड वॉर एरा का सबसे हाई पॉइंट माना जाता है, यानी इससे बड़ी टेंशन पूरे कोल्ड वॉर में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मैंने पूरा डिस्कस कर दिया आपको। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले। जब कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, आगे। व्हाट इज द कोल्ड वॉर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोल्ड वॉर। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि कोल्ड वॉर क्या है। अपने आप में एक आइडियोलॉजिकल कंपटीशन है बिटवीन टू सुपर पावर्स, यूएसए एंड यूएसएसआर, फॉर द सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो देखिए, कोल्ड वॉर रेफर टू द कंपटीशन, द टेंशन एंड ए सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन। ठीक है, कि एक सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन थी टू कंट्रीज के बीच में, और ना केवल उन कंट्रीज के बीच में बल्कि उनके पूरे ग्रुप्स के बीच में। जैसे कुछ कंट्रीज यूएसए की साइड होंगी और कुछ कंट्रीज किसके साइड हो जाएंगी? यूएसएसआर की साइड। तो मान लो जैसे आप दो लोग हो, आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो रही है, कोई वॉर है, किसी आइडियोलॉजी को लेकर के डिफरेंसेस है। अब इस क्लास में कुछ आपके ग्रुप में शामिल है और कुछ इसके ग्रुप में शामिल है, तो वो जो लड़ाई है वो केवल आप दोनों की नहीं है, आपके फॉलोअर्स की भी लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए जो कोल्ड वॉर है दुनिया, ये इसमें क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में यूएसए और यूएसए के बीच में तो चलेगा ही चलेगा, साथ साथ उनके जो अलाइज हैं उनके बीच में भी कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हमारा ग्रुप बेटर क्या हो नजर आए, या हमारी आइडियोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें? प्रेफर करें। इसमें यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, आगे। और ये कोल्ड वॉर की डेफिनेशन होगी। शुरुआत कब होती है इसकी? 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टू ग्रुप्स थे, एक तो थी अलाइड फोर्सेस और दूसरी थी एक्सिस फोर्सेस। अलाइड फोर्सेस में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो अलाइड फोर्सेस में जो है यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये अलाइड फोर्सेस। पता है ना आपको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो ग्रुप्स के बीच में हुई थी, एक अलाइड फोर्सेस और एक एक्सिस फोर्सेस। अलाइड पावर्स में कौन कौन है? यूएस है, सोवियत यूनियन है, ब्रिटेन और फ्रांस है। चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो आप, वरना पीपीटी तो आपको मिलेगी है ना, ये नोट्स तो मिलेंगे ना आपको। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो ग्रुप था वो एक्सिस पावर्स थे। कौन थे? एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान, ये सब शामिल थे, और इसीलिए इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहा जाता है ना, कि क्योंकि इसमें पूरा वर्ल्ड क्या हो गया था? इन्वॉल्व हो गया था। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 45 में एंड होता है, और उसके तुरंत बाद में क्या चालू हो जाता है? कोल्ड वॉर का दौर। हाँ बिल्कुल, 45 के बाद में अलाइड और एक्सिस, ये जो फोर्सेज है ये तो केवल वॉर के लिए बनाई गई है ना, वॉर के पर्पज के लिए बनाई गई है। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होगी उसके बाद में इन फोर्सेज का कोई मतलब नहीं है। और इससे हुआ क्या? लगातार दो वर्ल्ड वॉर हुई, जिससे यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा क्या हो गई? वीक हो गई। और यही कारण रहा 45 के बाद हम लोग देखेंगे दुनिया भर में डीकोलोनाइजेशन का दौर स्टार्ट होता है। क्या होता है? डीकोलोनाइजेशन। जितनी भी कंट्रीज आजाद हुई हैं, इंडिपेंडेंट हुई, वो 1945 के बाद हुई है। क्यों हुई? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर हो गई थी, और जब पुअर हो गई थी तो फिर उनके लिए अपनी कॉलोनीज को मेंटेन करना या उनको मैनेज कर पाना बहुत क्या हो गया था? मुश्किल हो गया था। और इसीलिए फिर उनके लिए यही सही लगा उनको कि भाई इनको क्या कर दिया जाए? फ्रीडम दे दी जाए। ठीक है, तो आई होप यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा कि कोल्ड वॉर कब से क्या स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, द वॉर हैड इन्वॉल्व ऑल द मेजर। अब ये जो वर्ल्ड वॉर है इसमें केवल ऐसा नहीं है कि केवल यूरोपियन कंट्रीज शामिल थी, तो केवल जो ये वर्ल्ड वॉर है वो केवल यूरोप में ही हो रही थी। वर्ल्ड वॉर का जो इंपैक्ट है
वो दुनिया के सभी देशों में देखने को मिलता है आउटसाइड यूरोप। यूरोप के बाहर भी वर्ल्ड वॉर लड़ी जा रही थी, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, जो कि आज की डेट में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वो भी इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या था, अफेक्टेड था। एक एक पॉइंट कवर किया जा रहा है, ठीक है, कि पूछ लिया जाए कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या केवल यूरोप तक सीमित थी, तो ऐसा नहीं है। वो जो है पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी, और उसमें चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, बर्मा और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट भी कहते हैं इनसे अफेक्टेड था। ठीक है, फिर द वर्ल्ड वॉर एंड होता है, यूनाइटेड स्टेट क्या करता है, वर्ल्ड वॉर का जब एंड होता है तो ये सबको पता था कि यूनाइटेड स्टेट क्या हो चुका है, यानी यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत रहा है। लेकिन फिर भी यूएसए ने पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देने के लिए, अपनी सुपर पावर होने का रियलाइजेशन कराने के लिए जानबूझ करके जापान की दो सिटीज हैं, एक का नाम है हिरोशिमा और एक का नाम है नागासाकी, यहां पे क्या करे, 2 एटम बॉम्ब्स क्या करे उन्होंने, गिरा दिए, ड्रॉप किए। जबकि सबको पता था जापान इजीली क्या कर रहा था, सरेंडर कर रहा था, जापान को पता था कि हारेंगे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन यूएसए ने ये एटम बॉम्ब फिर भी गिराए। उसका कारण क्या माना जाता है, उसका कारण ये बताया जाता है, ऐसा यूएसए ने जानबूझ के किया ताकि वो जो है दुनिया को एक मैसेज दे सके कि आने वाले टाइम की जो सुपर पावर है वो कौन है, हम है। ठीक है, तो आपको पता होगा ना, ये तो हिरोशिमा और नागासाकी वाला इवेंट, तो कि आज भी उसके जो इम्पैक्ट है वो वहां पर देखने को मिलते हैं लोगों पर। अब वहां पर जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो 2 एटम बॉम्ब गिराए गए उनके नाम भी हमको पता होने चाहिए। एक का नाम है लिटिल बॉय जो कि हिरोशिमा में, और नागासाकी में फैट बॉय। ठीक है, ये 2 एटम बॉम्ब्स क्या किए गए आपके वहां पर ड्रॉप किए गए थे यूएसए के द्वारा। क्या कह रहे हो? तो फिर देख लूंगा एक बार मैं, हो सकता है टाइपिंग में थोड़ा सर से हो गई हो मिस्टेक, मैं करेक्ट कर दूंगा, जो भी है आप इसको एक बार देखना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, बट ये तो समझ में आ गया ना आपको। फिर इनका जो है आपको इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये फैक्ट कि इनका वजन कितना है, बट फिर भी मैंने ऐड कर लिया कि कल को मान लो अगर एक एक्स्ट्रा अगर आपके रहे माइंड में तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे पूछा नहीं जाएगा ये वजन। ठीक है, अगला देखिए। अब हम लोगों ने बात कर ली कि भाई कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट क्या था आपका, वो क्या बोलते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस कोल्ड वॉर की वजह से ही जो है पूरा वर्ल्ड जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, और इससे क्या हुआ, 2 पावर ब्लॉक बन गए। क्या बन गए, 2 पावर ब्लॉक। 2 ग्रुप में बंटने का मतलब क्या हो गया, एक ग्रुप यूएसए की साइड है, दूसरा ग्रुप यूएसएसआर की साइड है। ठीक है, इससे पूरा वर्ल्ड क्या हो जाएगा आपका, 2 पावर ब्लॉक्स में बढ़ जाएगा। और इसीलिए जब किसी सिस्टम में या किसी वर्ल्ड में या वर्ल्ड सिस्टम में जब 2 सुपर पावर होती हैं तो ऐसे वर्ल्ड सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, बाइपोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइपोलर। तो 45 से लेकर के 1990 तक वर्ल्ड कैसा है, बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वर्ल्ड सिस्टम जहां पर 2 सुपर पावर्स हैं। कैसी सुपर पावर है, 2 सुपर पावर। ठीक है, तो जब जो भी अब ये छोटे छोटे देश जो है ये सुपर पावर्स के पास में जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे, छोटे देशों को क्या फायदा है भाई, वो क्यों ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। आप मान लो इस क्लास के 2 सबसे पावरफुल लोग हो, तो बेचारे ये लोग तो क्या है, एकदम छोटे छोटे लोग हैं, ये आपके ग्रुप में अगर शामिल होना चाह रहे हैं तो क्यों होना चाह रहे हैं, क्योंकि इनसे आपको एडवांटेज नजर आ रहा है ना, आपसे एडवांटेज नजर आ रहा है इनको कि भाई आप इनकी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और साथ ही साथ मिलिट्रीली क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, इनकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो। इस पर्पज के लिए क्या होगा, दुनिया भर में जितने भी छोटे छोटे देश कंट्रीज थी, उन्होंने जो है अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से, कोई यूएसए की साइड जाएगा, कोई किसकी साइड जाएगा, यूएसएसआर की साइड जाएगा। केवल ये जाएंगे नहीं, बल्कि यूएसए और यूएसएसआर भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज क्या करें, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, द 2 सुपर पावर देयरफॉर दे थ्रेटन टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू 2 कैंप्स। 2 कैंप्स में पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया इन्होंने, डिवाइड कर दिया। द डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप। अब ये जो सबसे पहले वर्ल्ड तो 2 ग्रुप्स में बटा ही बटा, लेकिन सबसे पहले यूरोप में ये 2 पावर ब्लॉक बनते हैं। सबसे पहले यूरोप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यूरोप की वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए के साथ हैं, और यूरोप की ईस्टर्न कंट्रीज किसके साथ है, यूएसएसआर के साथ है। ठीक है, तो पहले तो यूरोप बटा है, यूरोप के बटने के बाद फिर पूरे एशिया वगैरह ये भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहला जो ये पावर ब्लॉक की शुरुआत जो होती है वो यूरोप से होती है। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज, ज्यादातर कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन वगैरह, ये कंट्रीज इन्होंने जो है ये किसके साथ गई है, यूएस के साथ गई। वेस्टर्न यूरोप की जितनी कंट्रीज है ज्यादातर वो किसके साथ जाती है, यूएस के साथ। और ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज है उसने किसके कैंप को ज्वाइन किया, सोवियत, सोवियत यूनियन कहने का मतलब है यूएसएसआर के कैंप को ज्वाइन किया। ठीक है, ठीक है, और इसीलिए जो है
वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, दो पार्ट्स में बढ़ गया आपका क्या बोलते हैं यूरोप। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे दो तरह के अलायंस बने, एक बना वेस्टर्न अलायंस और दूसरा बना ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस में वो कंट्रीज हैं जो यूएसए के साथ हैं, ईस्टर्न अलायंस में वो कंट्रीज हैं जो यूएसएसआर के साथ हैं। हिंदी में भी सब कुछ लिखा हुआ है, हिंदी में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर दूंगा। यानी वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी देश और ईस्टर्न का मतलब क्या, पूर्वी देश। पश्चिमी देश में वो देश शामिल हैं जो कि अमेरिका के साथ है, और पूर्वी देश में वो देश शामिल हैं जो कि सोवियत संघ के साथ हैं, यानी यूएसएसआर के साथ है। ठीक है, सबसे पहले ये जो पावर ब्लॉक का सिस्टम है कहां पर होता है, यूरोप में। यूरोप के बाद धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है। वेस्टर्न अलायंस वॉज फॉर्मलाइज इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, हम लोग देख रहे हैं कि भाई दो ग्रुप बन गए, एक वेस्टर्न अलायंस और एक हो गया ईस्टर्न अलायंस। यानी एक पश्चिमी ग्रुप हो गया, पश्चिमी देशों का ग्रुप हो गया, और एक किसका हो गया, पूर्वी देशों का ग्रुप। अच्छा, इस चीज को समझना आप लोग, ये जो कोल्ड वॉर में जो ये अलायंसेस बने हैं, ये जो है बेसिकली यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, जर्मनी। कोल्ड वॉर की ड्यूरेशन में क्या होगा कि जर्मनी भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ईस्टर्न जर्मनी यूएसएसआर की साइड होगा और वेस्टर्न जर्मनी किसकी साइड होगा, यूएसए की साइड। और हाँ, वो समझना जरूरी है ना तभी, क्योंकि बर्लिन वॉल गिरेगी तो फिर क्या हो जाएगा, बाइपोलरिटी का एंड हो जाएगा। अब जर्मनी में जो है ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी को डिवाइड करने के लिए एक वॉल बनाएगी, एक वॉल बनाएगी जिसका नाम क्या रखा गया, बर्लिन वॉल। क्या बनाएगा, बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल के ईस्ट में जो कंट्रीज है वो यूएसएसआर के साइड है, और जो वेस्ट में कंट्रीज है वो किसकी साइड है, वेस्टर्न अलायंस यानी यूएसए की साइड है, पश्चिम देशों की साइड। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। अब इन वेस्टर्न अलायंसेज ने क्या करा, अपने आप को सिक्योरिटी या मिलिट्रीली स्ट्रांग करने के लिए अपना एक मिलिट्री ग्रुप बनाया। क्या बनाया, अपना एक मिलिट्री ग्रुप, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम क्या, नेटो, जिसको लेकर के अभी भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हुए, रशिया और यूक्रेन की वॉर नेटो की वजह से हुई थी। तो ये नेटो है क्या, वेस्टर्न अलायंस बनता है। वेस्टर्न अलायंस का जो लीडर है वो कौन है, यूएसए। यूएसए ने बोला कि भाई जो भी कंट्रीज हमारे ग्रुप में शामिल होगी, हम सभी कंट्रीज मिलकर के क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक मिलिट्री ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, नेटो। नेटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो का जो मेंबर बन जाएगा जो कंट्री, और ये बनाया कब जाता है, इन अप्रैल 1949। अप्रैल 1949 में ये बन जाता है। और जब ये बना था तब इसमें केवल 12 देश शामिल थे। कितनी कंट्री शामिल थी, ओनली 12 कंट्री शामिल थी इसमें। जब ये बना था आपका नेटो, तब इसमें ओनली कितनी कंट्री शामिल थी आपकी, ओनली 12 कंट्रीज इंक्लूड थी, 12 देश क्या थे इसमें शामिल थे। नेटो को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, किसका, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आएंगे वो नाम, है ना। कोई एक आधा हो सकता है पूछ ले कि भाई इसका मेंबर तो वेस्टर्न यूरोप, अगर आपको याद है तो उसमें से क्या कर देना, आप लगा देना, वैसे नहीं आएगा। ये पूछेगा कि 1 अप्रैल कब बना, अप्रैल 1949 में बनता है। और ये 12 फाउंडर, मतलब ये पूछा जा सकता है कि जब नेटो बना था तब उस टाइम पर कितने कंट्रीज उसके मेंबर थे, तो 12 कंट्रीज। ठीक है, हमारी बुक में जितना मेंशन है केवल उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा उसको डिस्कस, ज्यादा डीप में जाने का कोई मतलब भी नहीं है फिर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, नेटो जो बनाया गया था वो एक आइडियोलॉजी के साथ बनाया गया था। क्या आइडियोलॉजी के साथ बनाया गया था, डिक्लेयर दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। नेटो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, नेटो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको कहा जाता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। हिंदी में कहा जाता है उसको सामूहिक सुरक्षा। क्या कहा जाता है, सामूहिक सुरक्षा। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब क्या है, नेटो ने बोला कि नेटो के जो जो कंट्रीज मेंबर्स हैं, अगर उन पर कोई भी नॉन नेटो कंट्री, नॉन नेटो कहने का मतलब ऐसी कंट्री जो नेटो का मेंबर नहीं है, अगर कोई भी नॉन नेटो कंट्री नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक करती है, तो वो अटैक जो है वो उस कंट्री के ऊपर नहीं माना जाएगा, वो पूरे उस ग्रुप पे माना जाएगा, है ना। जैसे मान लो आपने कोई ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद आपने ये डिक्लेरेशन कर दिया कि अगर इस ग्रुप में किसी भी, हमारे जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं, अगर इस ग्रुप के किसी भी एक मेंबर पे अटैक किया गया तो वो उस मेंबर के ऊपर अटैक नहीं माना जाएगा, उस पूरे ग्रुप पे अटैक माना जाएगा। और इसीलिए जब रिएक्शन देने की बारी आएगी तो फिर वो अकेला नहीं देगा रिएक्शन, सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। नेटो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर नेटो के किसी मेंबर पे आप अटैक करते हो तो उसका जवाब सारे देश मिलकर के क्या करेंगे, एक साथ देने आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
समझ में आ रहा है ना? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना भी, बिल्कुल भी ऐसे मत झिझकना कि नहीं भाई, पूछ लेना। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि नेटो कंट्रीज के किसी भी मेंबर पर अगर अटैक किया जाता है तो वो उस कंट्री पर इंडिविजुअल अटैक नहीं माना जाएगा, वो एक कलेक्टिव अटैक माना जाएगा, पूरे ग्रुप पे अटैक माना जाएगा। और इसलिए उसके रिएक्शन में पूरा ग्रुप क्या करेगा? जवाब देगा, रिटेलिएट करेगा या अपना जो है वॉर करेगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल के साथ नेटो बनाया गया था। ठीक है, फिर है ये तो नेटो जो था वो वेस्टर्न ग्रुप का मिलिट्री अलायंस था, यानी वेस्टर्न कंट्रीज का, यूएसए का मिलिट्री अलायंस था। ऐसा ही एक अलायंस जो है या ऐसा ही एक मिलिट्री ग्रुप यूएसएसआर ने भी बनाया बाद में अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने जो अलाइज है उनको सिक्योर करने के लिए। यूएसएसआर ने भी बाद में जो है अपना एक क्या करा, एक मिलिट्री ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या है? वॉर्सा पैक्ट। क्या नाम है? वॉर्सा पैक्ट। यूएसए ने बनाया नेटो, यूएसएसआर ने क्या बनाया? वॉर्सा पैक्ट। यूएसएसआर के ने मतलब सोवियत संघ ने क्या बनाया? सोवियत संघ ने अपना एक सैन्य गठबंधन बनाया जिसका नाम क्या है? वॉर्सा पैक्ट। ये वॉर्सा पैक्ट कब बनाया जाता है? 1955 में, 1955 में बनाया गया। ठीक है, और इसको बनाने का जो पर्पज है वो क्या है? नेटो को टैकल करना, काउंटर करना, नेटो फोर्सेस को काउंटर करने के लिए। हाँ बिल्कुल, उसी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। लेकिन ये जो है वो किसका? ये यूएसएसआर का, और वो किसका है? यूएसए का। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, ओके आगे देखिए। इन ईस्ट एंड, अब ये तो होगी पूरे यूरोप की बात हो रही है। अभी ये जो चल रहा है वो सब कहां पे चल रहा है? यूरोप में चल रहा है। यूरोप में तो चल रहा है ना कि भाई ईस्टर्न यूरोप यूएसएसआर की साइड और वेस्टर्न यूरोप यूएसए की साइड, वेस्टर्न अलायंस। और अब ये लोग एशिया में भी आएंगे। यूएसए ने जो है एशियन कंट्रीज को भी अपने आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस में लेने के लिए क्या करा है? दो ग्रुप बनाए वहां पे, खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के, जिसको हम लोग मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया कहने का मतलब ये आपका थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया वाला पार्ट। और वेस्ट एशिया कहने का मतलब ईरान, इराक वाला ये जो पार्ट है वो वाला, मिडिल ईस्ट, ईरान, इराक, सीरिया वगैरह, तुर्की वगैरह ये। ठीक है, और इन कंट्रीज को जो है अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए यूएसए ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। कौन सी कंट्रीज के लिए? साउथ ईस्ट एशिया के लिए और वेस्ट एशिया के लिए। और उसका नाम क्या रखा? सीएटो। क्या रखा उसका नाम? सीएटो। पहले यूरोप में बना लिए, यूरोप में जो बनाए थे वो क्या बनाए थे? वो भी मिलिट्री अलायंस थे। एक का नाम था नेटो, एक का नाम था वॉर्सा पैक्ट। वॉर्सा पैक्ट यूएसएसआर का था और यूएसए का जो था वो क्या था? नेटो था। ठीक है, ऐसा ही इन्होंने, ऐसे ही मतलब कि जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं इन्होंने एशिया में भी बनाने की कोशिश की। और एशिया में उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के लिए ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या रखा? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या रखा? साउथ ईस्ट एशियन और वेस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, हाँ दोनों के लिए। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएटो। सीएटो रखा। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। ठीक है, इसमें दक्षिण पूर्वी देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कहने का मतलब है कि आपका साउथ, ये मैंने अभी बताया ना, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह ये सारी कंट्रीज। ठीक है, और वेस्ट एशिया में ईरान, इराक वगैरह ये सब। ठीक है, उसके अलावा सेंट्रल एशिया की कंट्रीज को भी अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने जिसका नाम क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो कहते हैं जिसको हम लोग। क्या कहते हैं? सेंटो। सेंट्रल एशिया में कौन आता है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, ये सब कंट्रीज किस में आती हैं आपकी? सेंट्रल एशिया में। तो इनको भी अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए ये ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, और ये दोनों ग्रुप किसने बनाए? यूनाइटेड स्टेट ने बनाए, यूएसए ने बनाए। किसने बनाए ये दोनों ग्रुप? यूएसए ने बनाए। ठीक है, जब ये सब चल रहा था तो फिर यूएसएसआर भी पीछे कहां रहने वाला था? यूएसएसआर ने सोचा कि हम भी क्या करें, एशिया में इंटरफेयर करें। और उसने जो है, सोवियत यूनियन ने क्या करा? चाइना के साथ कम्युनिस्ट, क्योंकि चाइना की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर से मैच होती है, कम्युनिस्ट और सोशलिज्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और उसके अलावा और रिस्पॉन्डेड बाय हैविंग क्लोज रिलेशनशिप विद रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम। उसके अलावा सोवियत यूनियन ने जो है चाइना के अलावा, सोवियत संघ ने चाइना के अलावा वियतनाम, वियतनाम तो जानते हो ना आप, वियतनाम है साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री वहां पर। और नॉर्थ कोरिया, इसको तो आप जानते होगे, फेमस है ना नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, है ना। इसको अपना ग्रुप में शामिल करने की कोशिश की है किसने? यूएसएसआर। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं नहीं, इसका कुछ नाम नहीं है, बस इन्होंने पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ क्या करे? एग्रीमेंट्स वगैरह करे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग फिर अब। हालांकि सब कुछ अभी देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई कंट्रीज जो है वो दो ग्रुप में बट गई हैं,
है ना, पूरे वर्ल्ड जो है 2 ग्रुप में बट गया है और सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। लेकिन बहुत जल्द ऐसा भी देखने को मिलेगा कि ये जो ग्रुप के अंदर जो कंट्रीज थी वो भी आपस में कई बार उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। जैसे कुछ कंट्रीज यूएसएसआर के साथ है, सोवियत संघ के साथ है, तो कई बार क्या होगा कि जो कंट्रीज सोवियत संघ के साथ है उनके सोवियत संघ से भी क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। और ऐसा देखने को मिला कम्युनिस्ट चाइना क्वारल विथ यूएसएसआर, चाइना का जो है यूएसएसआर के साथ क्या हो जाता है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है 1950s में। एंड इन 1969 दे फॉट ए ब्रीफ वॉर ओवर ए टेरिटोरियल डिस्प्यूट। और 69 में यूएसएसआर और चाइना के बीच में एक छोटा सा वॉर भी होता है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट था किसी एरिया को लेकर के, इन दोनों के बीच में वो डिस्प्यूट भी। तो ऐसा नहीं है कि अलायंस बनने का मतलब ये नहीं कि हमेशा साथ ही रहेंगे। सब कुछ क्या है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें सब कुछ आपके इंटरेस्ट के ऊपर टिका हुआ है। जो आपके लिए अच्छा होगा आप उसके साथ जुड़ोगे, अच्छा नहीं होगा तो आप उसके साथ जुड़ने से क्या कर दोगे, मना कर दोगे, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसे ही चलता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि भाई ओवरऑल पूरा वर्ल्ड। अब कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुई हैं, जो नई नई आजाद हो रही है, जिसमें भारत भी शामिल था, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने पढ़ा अभी तक लेकिन इसमें इंडिया का अगर कहीं नाम ही नहीं आया, लेकिन अब इंडिया आ रहा है। अब इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है कोल्ड वॉर में। ठीक है, न्यूली इंडिपेंडेंट जो नेशंस थे उनके सामने चैलेंज था कि भाई बड़ी मुश्किल से 200 साल की गुलामी के बाद तो आजाद हुए, भारत तो 200 साल के बाद ही आजाद हुआ था, और इसीलिए भारत जैसे और भी देश आजाद हुए, उसी टाइम पे इजराइल भी आजाद हुआ, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज आजाद हुई, है ना। तो उनके सामने तो एक डर था कि बड़ी मुश्किल से तो हम लोग क्या हुए, आजाद हुए, और अगर हमने दोबारा से किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी प्राप्त की हुई आजादी, जो हमको आजादी मिली है, जो इंडिपेंडेंट हमको मिली है बड़ी मुश्किल से, वो हम दोबारा से क्या ना कर दें, खो ना दें। तो इसको लेके कुछ कंट्रीज में क्या था, एक डर का माहौल था कि भाई, इसीलिए इंडिया ने या जो कुछ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है उन्होंने तय किया कि हम कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे और अपना खुद का एक नया रास्ता बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपना खुद का एक नया रास्ता। और उसके लिए जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं या जो गरीब देश हैं जिनको लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है, उन्होंने जो है अपना खुद का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। क्या नाम है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नेम कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, नेम। इसको अगर हिंदी में बोले, नॉन अलाइनमेंट का मतलब हो जाएगा आपका हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। यानी, और ये जिन कंट्रीज ने ये ग्रुप बनाया उनकी आइडियोलॉजी क्या थी वो समझो आप। नेम की आइडियोलॉजी क्या है, नेम ये कह रहा है कि ना तो हम यूएसए के साथ जाएंगे ना ही हम लोग यूएसएसआर के साथ जाएंगे, हम अपना खुद का क्या करेंगे, एक अलग ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि हमको किसी ग्रुपबाजी में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर हम दोबारा से किसी की ग्रुपबाजी में पड़ गए तो अपने डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर मान लो आप इस क्लास में इन दोनों के ग्रुप में कोई अगर आप ज्वाइन हो जाओगे तो आप हमेशा क्या करते रहोगे, इनके ऑर्डर्स ही फॉलो करते रहोगे, आप अपने आप में कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे। और बड़ी मुश्किल से तो आपको आजादी मिली थी भारत को, तो इसलिए उनको डरता और इसलिए उन्होंने अपना एक अलग रास्ता, यानी अब ये जो एक तीसरा ग्रुप बन रहा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नेम। ठीक है, यू मे आस्क व्हाई द सुपर, अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो ये छोटे देश हैं, सुपर पावर जो छोटे देशों को अपना अलाय बनाना क्यों चाहती है। भाई छोटे देशों का तो समझ में आता है कि जो छोटी कंट्रीज हैं वो बड़े देशों के साथ इसलिए जुड़ना चाहती है क्योंकि उनको पैसा मिलेगा, हथियार मिलेगा, उनको सिक्योरिटी मिलेगी, इस वजह से। लेकिन बड़े देशों को क्या बेनिफिट है छोटी कंट्रीज से, मार्केट वगैरह और भी चीजें। तो देखो क्या क्या पॉइंट है कि भाई छोटी कंट्रीज जो है वो बड़े देशों के लिए, इन सुपर पावर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन छोटे कंट्रीज को अपना अलाय बना के या इन पर कंट्रोल करके वो वहां के रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उनके रिसोर्सेज पर अपना कब्जा कर सकते हैं, ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह पे। इसलिए जो है बड़े बड़े देश क्या कर रहे हैं, छोटी कंट्रीज को जो है अपना अलाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है कि छोटे देशों को अपना ग्रुप बना करके, स्मॉल स्टेट्स को अपने ग्रुप में शामिल करके जो है यूएसए या यूएसआर जैसी जो कंट्रीज है वो वहां पे अपना मिलिट्री बेस बना सकती है। क्या बना सकती है, अपना मिलिट्री बेस बना सकती है, और वहां से वेपन्स वगैरह कल को फ्यूचर में अगर मान लो जैसे कोई कंट्री यूएसए के साथ, हमने क्यूबा वाला पढ़ा था कि क्यूबा जो है वो यूएसए के पड़ोस में नेबर कंट्री है, अब वहां पे यूएसएसआर ने अपना मिलिट्री बेस बना लिया। कल को मान लीजिए यूएसएसआर और यूएसए में लड़ाई हो जाए तो यूएसएसआर के लिए दूर से अटैक करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वहां से आर्मी को भेजना इतना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर पड़ोसी देश में ही क्या कर दिया जाए, उसके ही कोई पड़ोस में एक मिसाइल वगैरह क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दी जाए, तो वॉर में क्या मिल जाएगा आपको, एडवांटेज मिल जाएगा। जीतोगे या नहीं जीतोगे वो तो अलग बात है, बट आपको एडवांटेज तो मिल ही जाएगा ना। और उस एडवांटेज को गेन करने के लिए ये स्मॉल कंट्रीज को एज ए टूल यूज कर रहे हैं
ताकि वहां से अपने वेपन्स वगैरह को, ट्रूप्स को क्या कर सके हम लोग मूवमेंट कर सके। उसके अलावा स्मॉल कंट्रीज पे ये इसलिए भी स्मॉल कंट्रीज को इसलिए भी अपना अलाय बनाना चाहते हैं ताकि वो दुश्मन देशों में क्या हो रहा है उसकी जासूसी कर सके। क्या कर सके? जासूसी, है ना। कि मान लो जैसे पाकिस्तान है इंडिया के पास में, अब चाइना क्या कर रहा है? पाकिस्तान को पैसा दे रहा है ना, और पाकिस्तान को बोल रहा है कि आप इंडिया में क्या करो, टेररिज्म फैलाओ। उससे पाकिस्तान तो भाई पाकिस्तान तो ऐसे ही कंगाल है। चाइना को फायदा क्या है? जब इंडिया में जितनी ज्यादा मतलब कि इंडिया में एंटी इंडिया मूवमेंट होंगे तो सरकार के लिए डेवलपमेंट करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। हमेशा इंडिया में क्या रहेगा? एक अशांत माहौल रहेगा, पीसफुल माहौल नहीं रहेगा, जिससे क्या हो जाएगा? कंट्री में स्टेबिलिटी वगैरह नहीं रहेगी, जिससे एंड ऑफ द डे चाइना को फायदा होगा। ठीक है, तो वैसा ही जो है चाइना क्या करता है? पाकिस्तान में अपने लोगों को भेजता है और वहां से जासूसी करा के सारी खबर जो है वो प्राप्त करता है भारत की। ठीक है, इस तरह से तो स्पाई करना भी आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? जासूसी करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। चौथा कारण है कि इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट मैनी स्मॉल अलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। ये जो मिलिट्री ग्रुप बना रहे हैं, तो मिलिट्री ग्रुप बनाया, नेटो बनाया, वॉर्स पैक्ट बनाया, तो इसमें जो आर्मी होगी उसके आर्मी को मेंटेन करने के लिए उनको सैलरी वगैरह पे करनी पड़ेगी, उसके लिए एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो स्मॉल स्टेट्स अगर इनके साथ जुड़ जाएंगे तो वो एक्सपेंसेस भी क्या कर पाएंगे? ये उनसे रिकवर कर पाएंगे। उन उनके पैसे से ही उनकी सुरक्षा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हम आपको क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये 4 रीजन है जिस वजह से सुपर पावर्स के लिए छोटे कंट्रीज क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब ये सब तो हो ही रहा है। इसी बीच अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कि एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर। क्या है? एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर। यानी कोल्ड वॉर में नो डाउट प्रॉब्लम तो चल ही रही है कि भाई यूएसए और मेजर तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ही है, लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि केवल यूएसए और यूएसएसआर में ही प्रॉब्लम हो रही थी, उनके अलाइज में भी क्या हो रही थी? प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि भाई देखो कहां कहां पर प्रॉब्लम हो रही थी। जब हम लोग एरेनास ऑफ कोल्ड वॉर कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? एरेना और कोल्ड वॉर का मतलब है कि we refer therefore to areas where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance systems but did not cross certain limits। यानी जो वॉर है वो केवल यूएसए और यूएसएसआर के बीच में नहीं थी, उनके अलायंस में जो कंट्रीज थी उनके बीच में भी कुछ जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं कोल्ड वॉर की ड्यूरेशन में। इसी को एरेना ऑफ कोल्ड वॉर कहा जाता है। ठीक है, एरेना ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब क्या हो गया कि केवल यूएसए और यूएसएसआर में नहीं, उनके अलायंसेज में भी दुनिया में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि कोरिया, कोरिया में प्रॉब्लम देखने को मिली। कोरिया किसके साथ था? यूएसएसआर के साथ था। वियतनाम में प्रॉब्लम देखने को मिलती है कोल्ड वॉर के टाइम ड्यूरेशन में। अफगानिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है, तो ये सभी रीजंस क्या थे? उस टाइम पर कोल्ड वॉर से अफेक्टेड थे। ठीक है, ओके, आगे देखिए फिर। और जब कोल्ड वॉर में क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं दो कंट्रीज के बीच में, तो यहाँ पे जो हमने बताया था ना कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने एक ग्रुप बनाया था, उसका नाम क्या था? नेम। तो उन कंट्रीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि वो तो अपने आप को क्या थे, मतलब कि उन्होंने अपने आप को पूरे वर्ल्ड सिस्टम से अलग रख रखा था। उन्होंने बोला था ना तो हम यूएसए का ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना ही यूएसएसआर का। बट इन नॉन अलाइन कंट्रीज का जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले देखने को मिलता है हमको कोल्ड वॉर के टेंशन को रिड्यूस करने में। कोल्ड वॉर में जितने भी देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनके बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करने में ये कंट्रीज बार बार क्या करेंगी? एक जिम्मेदारी या एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने का रोल प्ले करेंगी। खासतौर से भारत तो वैसे भी क्या है, अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री माना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जहां पे नेम कंट्रीज ने क्या करा है? जाकर के डिस्प्यूट को रोकने की कोशिश की है, उसमें हेल्प की है। जैसे इंडिया में उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो कि नेम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे। नेम, अभी हम लोग नेम के बारे में पढ़ेंगे कि नेम है क्या, उसके बारे में सब कुछ आएगा। बट नेम का जो एक इंपॉर्टेंट लीडर थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जब दो कोरिया यानी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में डिस्प्यूट हो रहा था, तो उस डिस्प्यूट को रोकने में या उस डिस्प्यूट को वॉर में कन्वर्ट होने से रोकने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की क्या रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है, रोल रहता है। तो नॉन अलाइन कंट्रीज भी कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना रोल, लेकिन वो अलग तरह से कर रही हैं। ठीक है, और ऐसा ही एक प्रॉब्लम कहां पे होती है? कॉन्गो में। अफ्रीकन कंट्री है कॉन्गो, वहां पे भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है और उसको
उसको रिड्यूस करने में जो है यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन सेक्रेटरी जानते हो ना, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने भी मीडिएटर का रोल प्ले करा। ठीक है, नहीं नहीं, यूनाइटेड नेशन पूरे वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है ना, और पूरे वर्ल्ड का ऑर्गेनाइज, वैसे तो वो उसको ही फॉलो करता है, बट ऑफिशियली हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन का जो काम है वो क्या, पूरी दुनिया के अंदर पीस एस्टेब्लिश करना है। यूनाइटेड नेशन को बनाने का पर्पज क्या था कि दुनिया में दोबारा से थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, एक और वॉर ना हो, पीस एस्टेब्लिश करना है। तो पीस एस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी जो है, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कॉन्गो क्राइसिस को रोकने में या वहां की जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करने में रोल प्ले किया। तो ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कोल्ड वॉर में कौन सी कंट्री के जो है डिस्प्यूट को रोकने में अपना मीडिएटर का रोल प्ले किया, तो कोरिया। और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने किस में रोल प्ले करा है, कॉन्गो के क्राइसिस में। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। यूएस एंड यूएसआर डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग। अब देखो ये सब तो चल ही रहा है, कोल्ड वॉर में टेंशंस वगैरह चल रही हैं, प्रॉब्लम हो ही रही है, लेकिन इसी बीच एक और, अब ये जो है उस टाइम पर क्या थे, दोनों देश हथियार बनाने में लगे हुए थे, यूएसए भी लगा हुआ था, यूएसएसआर भी लगा हुआ था, और इनको देखा देखी इनकी जो मेंबर कंट्रीज थी वो भी हथियार बना रहे थे, जिससे वर्ल्ड में एक खतरा पैदा हो रहा था कि भाई अगर ये हथियार बना रहे हैं तो कभी ना कभी इनका यूज भी होगा, आज नहीं तो कल यूज होगा। और इसलिए सब लोग ये कह रहे थे कि भाई अगर ये बड़े देश हथियार बनाना बंद कर दें तो छोटे देशों पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो भी हथियार बनाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि हथियार बनाना ह्यूमैनिटी के लिए सही बात नहीं है। और हथियार ना बनाए इसका मैसेज देने के लिए कोल्ड वॉर में, वैसे तो इन दोनों देशों के बीच में कंपटीशन ही चल रहा है, बट पहली बार कोल्ड वॉर में देखने को मिलेगा कि यूएस और यूएसएसआर क्या करेंगे, कुछ ट्रीटी साइन करेंगे, कुछ एग्रीमेंट साइन करेंगे, और उसमें ये डिसाइड करेंगे कि हम जो है कुछ स्पेसिफिक जो है वेपन्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, जो हमने बना लिए उनको क्या करेंगे, अब खत्म करेंगे, या पूरे वर्ल्ड के साथ वो ट्रीटी साइन करेंगे और उनको भी बोलेंगे कि आप फ्यूचर में ऐसे वेपन्स नहीं बनाओगे। ठीक है, तो 3 ट्रीटी होती है यूएस और यूएसएसआर के बीच में। एक तो होती है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, कौन सी होती है, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। दूसरी होती है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको एनपीटी कहते हैं हम लोग। और तीसरी ट्रीटी होती है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये 3 ट्रीटी होती है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। और ये ट्रीटी किस चीज को लेकर की हुई है कि जो हथियार है उसकी जो रेस है, हथियारों को बनाने की जो रेस है उसको क्या किया जाए, बंद किया जाए। और अगर किसी ने बना लिए तो उनको क्या किया जाए, उनकी संख्या को कम किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए उनको। जो नहीं बनाए वो जब इस ट्रीटी को साइन कर देंगे तो वो वैसे भी नहीं बना पाएंगे, और अगर किसी ने बना लिए हैं पहले तो वो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा धीरे धीरे फेज वाइज। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब देखो ये तो हो गई पूरा कि भाई पूरा वर्ल्ड जो है 2 ग्रुप्स में बटा हुआ है, और कोल्ड वॉर में जब 2 ग्रुप्स में बटा हुआ है तो मैंने बताया कि कोल्ड वॉर में 2 सुपर पावर है। जब किसी वर्ल्ड में 2 सुपर पावर होती है, वर्ल्ड में जब भी 2 सुपर पावर होगी तो उस वर्ल्ड ऑर्डर को क्या कहा जाएगा, बाइपोलर वर्ल्ड। क्या कहा जाएगा, बाइपोलर वर्ल्ड। लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जो कहीं ना कहीं बाइपोलर वर्ल्ड को चैलेंज करेगा। क्या करेगा, चैलेंज, यानी जो कि थर्ड पावर सेंटर के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। और वो जो था उसका नाम क्या था, नेम। नेम भी मैंने बताया ना, इंडिपेंडेंट कंट्रीज का क्या था, एक ग्रुप था। हालांकि ये लोग किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो रहे, बट ये अपने आप को इनके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे और उन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये लोग रह के काम करेंगे, और इनका पर्पस ये होगा कि वर्ल्ड में शांति रहे। नेम को बनाने की जो शुरुआत है वो 3 लीडर करते हैं। इसकी शुरुआत 3 लीडर करते हैं, एक मीटिंग होती है उनके बीच में, और वो एक ऐसे सोचते हैं पहले कि भाई हमको क्या करना चाहिए, अपने आप को इस पूरे कोल्ड वॉर से अलग रखने के लिए क्या करना चाहिए, खुद का एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नेम का मतलब क्या होता है वो भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और वो 3 लीडर कौन कौन थे जिन्होंने नेम को बनाने की सोच रखी, तो उसमें एक तो युगोस्लाविया के रूलर थे जिनका नाम क्या था, जोसेफ ब्रोज टिटो, युगोस्लाविया के। और इंडिया के रूलर थे जवाहरलाल नेहरू, और इजिप्ट के लीडर थे गैमल अब्दुल नाजिर। ठीक है, इन तीनों लीडर्स ने पहली बार सोचा कि हमको क्या करना चाहिए, अपने आप को इस ग्रुपबाजी से दूर रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिसका नाम क्या होगा, नेम। ठीक है, और फिर फाइनली पहले इनकी मीटिंग 1956 में हुई थी, इन्होंने सोचा था कि ऐसा ऐसा करेंगे, और फिर फाइनली क्या होती है, 2 लीडर्स और आते हैं इसमें, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना जो कि अफ्रीकन कंट्री है, उसके लीडर आते हैं क्वामे नुक्रुमा। टोटल कितने लीडर हो गए, 5 लीडर। इन पांचों लीडर ने मिलकर के फिर फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम क्या है, नेम। क्या नाम है, नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन।
तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को बनाने में 5 कंट्रीज के लीडर्स का रोल है। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के अब्दुल गैमल अब्दुल नाजिर, और इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के कौन है, क्वामे नुक्रुमा। ठीक है, और इस तरह से जो है इन्हीं कंट्रीज को क्या कहा जाता है, 5 फाउंडर्स ऑफ नेम कहा जाता है। पूछा जाए कि 5 फाउंडर्स ऑफ नेम कौन है, या मिलान करने के लिए आ जाए, आएगा ना मैच द फॉलोइंग वाला, तो नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट समिट, पहली जो नॉन अलाइनमेंट समिट है वो कब होती है, 1961 में बेलग्रेड में होती है। कहाँ होती है, बेलग्रेड में। पहली समिट कब होती है नेम मेंबर्स की, 1961 में। बना कब है, 56 में बना है। और इसकी पहली मीटिंग कब होती है, 61 में होती है। ठीक है, बनाने के लिए मीटिंग हुई थी, उसके बाद इन्होंने तय किया कि अब हम लोग हर साल क्या करेंगे, हर 2 साल या 3 साल बाद अपनी पॉलिसीज को वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ढालने के लिए एक मीटिंग करा करेंगे। और उसमें पहली मीटिंग कौन सी कब होती है, 1961 में बेलग्रेड में होती है। अब जो ये नेमो है, ये बेसिकली 3 चीजों पर डिपेंडेंट था। कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज, बोला गया कि भाई हम लोग सब लोग क्या करेंगे, जितने भी मेंबर्स हैं, 5 ही देश मेंबर थे शुरुआत में, वो अपने आप में एक दूसरे को क्या करेंगे, हर सेंस में कोऑपरेट करेंगे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हर सेंस में कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, अच्छा कैमरे के, ओके, ठीक है। तो मतलब हम लोग देखेंगे कि भाई वो जो है, मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि कोऑपरेट करेंगे हर सेंस में, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सेंस, हर सेंस में, कल्चरल सेंस, हर सेंस में क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर है कि ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट्स वाइडनिंग एरेनास एंड द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मेनी न्यूली कंट्रीज, कि भाई जो न्यू कंट्रीज हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि वो किसी ग्रुप में ना जाकर के हमारे ही ग्रुप में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। ठीक है, वो जो है यूएसए और यूएसएसआर के साथ ज्वाइन ना करें। ठीक है, उसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज जो है इस इंटरनेशनल एरेना में आती है, और 16 नई अफ्रीकन कंट्रीज इस ग्रुप का मेंबर बन जाती हैं। ठीक है, ये नेम के बारे में हो चुका है, इन सारी प्रिंसिपल्स पर क्या था, नेम काम कर रहा था। ठीक है, आगे देखिए फिर, हाँ ऐसे करके, और आज की डेट में तो इसके लगभग 120 देश है ना, टू अगर हम लोग आज की बात करें तो 120 देश हैं इसके। ठीक है, पहली समिट लगभग 25 मेंबर्स थे उस टाइम पर, पहली समिट जब होती है 61 में बेलग्रेड में, तब उस टाइम टोटल मिला के कितनी कंट्रीज हो गई थी, 25। ठीक है, 21 तो हमने देख ली, बाद बाकी 3-4 कंट्रीज और रही होंगी। आपको 5 ही कंट्री के नाम याद रखने और उनके रूलर के नाम याद रखने। ठीक है, फिर अभी बात करें तो नेम की जो मेंबरशिप है वो लगातार एक्सपेंडेड होती जा रही है, और आज की डेट में इसकी जो 18 समिट जो कि लास्ट टाइम हुई है, कब हुई, 2019 में अजरबैजान में हुई है। कहाँ पे हुई है, अजरबैजान में हुई है। और तब तक इसके जो है 120 मेंबर हो चुके हैं, और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। कैसी है, 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, और 120 क्या है, परमानेंट मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, ये आज की सिचुएशन है इसकी। नॉन अलाइनमेंट इज नॉट एन आइसोलेशनिज्म। नॉन अलाइनमेंट का मतलब समझिए बाप, नॉन अलाइनमेंट ये कहता है कि भाई हम लोग आइसोलेट नहीं है वर्ल्ड से। क्या नहीं, हम लोग आइसोलेट, आइसोलेट कहने का मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया से हम बिल्कुल, हमारा कोई नाता नहीं है। हम ये नहीं कहते कि भाई हम दुनिया से, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है दुनिया से, लेकिन हम लोग पहले अपने इंटरेस्ट पूरे करेंगे। जब हमारे इंटरेस्ट पूरे हो जाएंगे, फिर हम लोग वर्ल्ड अफेयर्स में क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। तो उन्होंने साफ साफ बोला नॉन अलाइनमेंट ने कि भाई हमारी जो पॉलिसी है वो आइसोलेशनिज्म की नहीं है, यानी हम लोग दुनिया से अलग नहीं है। क्योंकि ये जो आइसोलेशन की जो पॉलिसी थी, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड अफेयर से क्या हो जाना, बिल्कुल दूर हो जाना, कोई मतलब ही मत रखना दुनियादारी से। जैसे आपको सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है, तो किसी ने बोला भाई पढ़ना है, पढ़ने के लिए बोले क्या करें, बोले मोबाइल वगैरह सब दोस्त यार सब छोड़ दो। तो ये कोई तरीका नहीं है, इस तरह से पढ़ाई करोगे तो डिप्रेशन में आ जाओगे, है ना। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि भाई देखो आइसोलेशनिज्म, अगर हम लोग ये कह रहे हैं तो आइसोलेशनिज्म नहीं है हमारा मतलब। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जो, क्योंकि आइसोलेशनिज्म की जो पॉलिसी है वो यूएस ने प्रेफर की थी 1787 में, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी तब। बोल रहे कि भाई हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग आइसोलेट नहीं हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड से, हम वर्ल्ड में मौजूद हैं, और जब हमको लगेगा तब हम किसी कंट्री के साथ गलत हो रहा है तो वहां पर अपनी आवाज भी उठाएंगे। ठीक है, तो एक तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब कभी भी ये मत समझना कि आप वर्ल्ड से आपको कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और ना ही नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी भी नहीं है। न्यूट्रलिटी कहने का मतलब हो गया कि मान लो आप दोनों में लड़ाई हुई, और इस क्लास में ये बच्चे बैठे हुए हैं, सर ने आके पूछा कि भाई किसकी गलती थी, तो तीसरे ने बोला मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। नॉन नॉन अलाइनमेंट के मेंबर्स ये कह रहे हैं
कि भाई ऐसा नहीं है। न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वहां पे कुछ बोलेंगे ही नहीं। अगर किसी कंट्री के साथ वर्ल्ड ऑर्डर में गलत किया जा रहा है तो वहां पर हम लोग अपनी बात रखेंगे, डेफिनेटली रखेंगे, ठीक है। यानी एक जिम्मेदार देश होने की भूमिका निभाएंगे। न्यूट्रलिटी नहीं है। न्यूट्रलिटी रेफर्स प्रिंसिपली टू ए पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। क्योंकि न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है, भाई इसने क्यों नहीं बोला, किसी का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसको डर था कि मैंने जिसका नाम लिया वो मेरे को पकड़ेगा, क्या करेगा, मारेगा, कि भाई इसकी गलती है। तो बोला ऐसा नहीं है, हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अगर कोई भी कमजोर देश को परेशान करती है कोई सुपर पावर तो वहां पर हम उसके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। वॉर से दूर भागना नहीं है। स्टेट प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड ए वॉर, दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन वॉर्स। हम लोग वॉर में शामिल नहीं होंगे, बट हम ये भी चाहेंगे कि वॉर क्या हो जाए, समाप्त हो, वॉर का रास्ता ना चुना जाए, शांति से मैटर को क्या किया जाए, सुलझाया जाए, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब भी आपने समझ लिया कि इसका मतलब न्यूट्रलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अब देखते हैं ये जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, इन्होंने जो है, इनकी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, बहुत लंबी कॉलोनियलिज्म के बाद क्या हुई, आजाद हुई है, तो इनकी खुद की कोई इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा अच्छी तो थी नहीं। तो इन्होंने जो है इन कंट्रीज की जो है इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए 1972 में एक वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, अंकटाड। क्या नाम है, अंकटाड, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में इसने ये बोला कि भाई जितनी भी ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए कि इनको जो है एक अलग से एक ऑर्डर या एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है जिसका नाम क्या होगा, NIEO। क्या होगा, NIEO। और इस NIEO की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। क्या है, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये क्यों बनाए गए। 1972 में एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे जिसका नाम क्या है, अंकटाड, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी एक मीटिंग होती है, उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और उस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया जाता है कि अगर हमको पूरे वर्ल्ड का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है या पूरे वर्ल्ड में पीस लानी है, तो इन नए देशों का भी क्या करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा। और इनका डेवलपमेंट करने के लिए एक अलग से एक ऑर्डर या एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिसका नाम क्या होगा, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। और ये जो ऑर्डर होगा इसमें क्या क्या चीजें फॉलो की जाएंगी, इसमें फॉलो किया जाएगा कि गिव द LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। LDCs का मतलब क्या होता है, ऐसी कंट्रीज जिनका डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ है, और इसलिए LDC की फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। क्या नाम है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। और NIEO किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। हिंदी में नजर आ रहा है ना सब, वैसे इतना तो ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहा होगा ना, समझ में तो आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में, समझ में आ रहा है, ठीक है। हिंदी मीडियम से आप हो, आप हो गया वो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि भाई जो ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, इसमें क्या हो रहा है, ये कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। कह रहा है कि भाई देखो जो LDCs है यानी लीस्ट डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं आपकी, उनके साथ क्या हो रहा है अभी कि जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स है, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वो उनके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रही हैं, क्योंकि वो उनके इन्फ्लुएंस, छोटे देश हैं तो उन पर वेस्टर्न कंट्रीज या बड़े बड़े सुपर पावर उन पर अपना कंट्रोल कर लेती हैं और उनके नेचुरल रिसोर्सेज को सुपर पावर्स यूज कर रही हैं। तो NIEO ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको जो है अपने रिसोर्सेज पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, और जो बाहर के जो देश हैं उनके जो रिसोर्सेज पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। एक तो ये बात बोली NIEO ने। दूसरा क्या बोला कि जो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे इनके मार्केट में आ पा रही है, वैसे ही इन कंट्रीज को भी वेस्टर्न कंट्रीज के मार्केट तक क्या दी जाए, एक्सेस दी जाए, कि भाई ये कंट्रीज भी उन देशों में जाके अपना इन्वेस्टमेंट, अपनी फैक्ट्री या अपना वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह क्या कर सके, सेटअप कर सके। लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लोग भी यहां से माइग्रेट करके एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए क्या कर सके, वेस्टर्न कंट्रीज में जा सके, ये बोला जा रहा है। क्योंकि वहां जाएंगे तो वहां पर उनको फिर टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में नॉलेज होगी। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। बोला जा रहा है कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ज्यादा रिच कंट्रीज हैं, पावरफुल हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन गरीब देशों को क्या करें, वो कम कीमत पे टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड करें ताकि इनका भी डेवलपमेंट हो पाए साथ में, ठीक है। और कहा गया कि LDCs विद ए ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं
उन सभी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का मेंबर बनाया जाए इन कंट्रीज को, ठीक है, ताकि इनके डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा सके, ठीक है। ओके, शुरुआत में नॉन अलाइनमेंट जो था उसका पर्पस केवल इकोनॉमिक इश्यूज ही तक था, कि भाई नॉन अलाइनमेंट को बनाने का जो पर्पस था वो केवल ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। बट बाद में धीरे धीरे हम देखेंगे ये पॉलिटिकल और अदर इश्यूज पर भी क्या होने लगा, डिस्कस करने लगा, या उन इश्यूज को भी रेज करने लगेगा, ठीक है। अब ये लास्ट हो रहा है हमारा, मतलब चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, बस 2-3 टॉपिक रहते हैं। इंडिया एंड कोल्ड वॉर, पूरे कोल्ड वॉर में इंडिया का क्या रोल रहा है, ठीक है। आपको पता है कि नेम के जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें से एक इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे, इंडिया से बिलोंग करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेम का एक इंपॉर्टेंट लीडर होने के नाते जो है हमेशा जो है हमारी कोशिश ये रही कोल्ड वॉर में, हमने 2 तरह की अप्रोच अपनाई। कैसी अप्रोच अपनाई है? 2 तरह की, 2 फोल्ड अप्रोच हमारी। पहली तो ये थी कि हम लोग जो है इन दोनों ही अलायंस से क्या रहे, दूर रहे। पहली कोशिश इंडिया ने, इंडिया का मोटिव, भाई अभी इंडिया वर्ल्ड के बारे में नहीं सोच रहा, इंडिया नया नया आजाद हुआ है। इंडिया की कोशिश ये है कि हम कैसे भी करके अपनी इंडिपेंडेंट को मेंटेन करके चलें, और इसलिए इंडिया ने पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी में बोला कि हमको कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, ना यूएसए ना ही यूएसएसआर, ठीक है। तो इंडिया ने ना तो यूएसए को ज्वाइन किया ना ही यूएसएसआर को। सेकंड, इट्स वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज, बोले हम लोग अगर किसी अलायंस में शामिल नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बोल नहीं रहे, हम लोग नेम में ही बोल दिए थे। बोले कि अगर अगर किसी भी जो नई आजाद हुई कंट्री है उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम उसके साथ क्या करेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से उसके लिए आवाज उठाएंगे। क्या करेंगे? उसके लिए आवाज उठाएंगे, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा और क्या था, इंडिया का और क्या रोल रहा कोल्ड वॉर में? इंडिया का रोल रहता है, in non-aligned postures also served India's interest very directly it in at least 2 ways। उसके अलावा नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसीज के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 2 तरीके से अपने इंटरेस्ट को पूरा किया, 2 तरह से अपने इंटरेस्ट को क्या करा है, फुलफिल किया। पहला है नॉन अलाइनमेंट बोल करके, जब हमने बार बार नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी बोल बोल करके जो है इंटरनेशनल डिसीजंस एंड स्टैंसेस अपने हिसाब से क्या करें। जब लगा कि हमको कि भाई किसी मुद्दे पर हमको बोलना चाहिए तो हमने बोला, अगर हमको लग रहा है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी कंट्री के सिक्योरिटी के लिए या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस इश्यू से हम लोग क्या हो गए, बिल्कुल दूर हो गए। ऐसा कई बार देखने को मिलेगा कि एक तरफ तो भारत ये कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, दुनिया में किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इंडिया जो है किसी एक कंट्री की तरफ थोड़ा झुका हुआ नजर आएगा। पूरे कोल्ड वॉर में कहीं ना कहीं इंडिया जो है यूएसएसआर की साइड झुका हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट कह के कहीं ना कहीं हम ऐसा कह रहे थे पूरे वर्ल्ड को कि भाई हमको वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा कह करके हम लोग बच रहे थे अपनी जिम्मेदारियों से और अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, ठीक है। सेकंड, इंडिया वाज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के जरिए एक सुपर पावर को दूसरी सुपर पावर के साथ बैलेंस कर रहे थे हम लोग, हम दोनों को साथ में लेके चल रहे थे, किसी से नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि हमको पता है हमारे लिए तो दोनों ही क्या है, बराबर है। किसी एक से लड़ना अपने आप में क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अभी आप नए नए आजाद हुए हो, आप ना तो इतने कैपेबल हो कि किसी भी सुपर पावर से लड़ सको। तो हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमको लग रहा है कि यूएसए हमारे लिए फेवरेबल है तो हम यूएसए के साथ जा रहे हैं, जब हमें लग रहा है कि यूएसएसआर हमारे लिए फेवरेबल है तो हम यूएसएसआर के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2 ऑब्जेक्टिव पूरे किए। इंडिया पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इसीलिए कुछ लोग जो है, जो वर्ल्ड में है, कुछ लोग जो है इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं, कह रहे हैं कि भाई ये कोई नॉन अलाइनमेंट नहीं है, ये लोग फालतू की बातें करते हैं कि कहते हैं कि दुनिया में शांति स्थापित करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत जो है नॉन अलाइनमेंट में, यानी जो ये कह रहा है कि हम किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर रहे, ऐसे कई बार ऐसे इवेंट हुए जब ऐसा नजर आएगा कि इंडिया, क्लियरली नजर आएगा कि इंडिया जो है यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा है। किसको सपोर्ट कर रहा है? यूएसएसआर, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट इंडिया नॉन अलाइनमेंट वॉज सेड टू अनप्रिंसिपल्ड, कहा गया कि भाई जो इंडिया का जो ये नॉन अलाइनमेंट वाला जो पॉलिसी है ये बिल्कुल अनप्रिंसिपल्ड है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, यानी इंडिया भी कहीं ना कहीं किसी ग्रुप का मेंबर है, बट वो बात अलग है कि वो खुल करके नहीं कहता, ठीक है। इन द नेम ऑफ परस्यूइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ही इंडिया ऐसा कहता है कि भाई हम लोग नॉन अलाइंड है, बट ऐसा नहीं है, और इसीलिए कई इंटरनेशनल इश्यूज पर हमने कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया, हम वहां पे चुप हो गए। जैसे अभी आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो 3 लोगों ने हाथ खड़े करे और 2 लोग चुप हो गए, तो यानी वो कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे ना भाई। चुप रहना भी क्या होता है, अपने आप में एक्सप्रेशन करने होता है, ठीक है। तो वैसे ही जो इंडिया ने बोला कि भाई इंडिया ने कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया कई इश्यूज पर,
जबकि जिम्मेदार देश होने के नाते आपको कुछ ना कुछ तो कहना ही चाहिए था। बोल रहे कि भाई देखो, इंडिया वॉज इनकॉन्सिस्टेंट एंड टू कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स। एक तरफ कह रहा है कि हम किसी ग्रुप के मेंबर नहीं है, और बार बार ऐसे इवेंट्स देखने को मिलेंगे जब कॉन्ट्राडिक्शंस होगा। जैसे इंडिया ने जो है यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी 1971 में। तो बोला कि भाई ये तो आप तो यूएसएसआर के साथ थे ही नहीं, और ये फ्रेंडशिप ट्रीटी कर रहे हो, तो ये क्या एक तरह से, यानी आप कहीं ना कहीं यूएसएसआर को अपना अलाय मानते हो आप। ठीक है, तो एक तो इसको लेकर के लोगों ने क्वेश्चन उठाया। 20 साल की यूएसएसआर के साथ हमने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, तो इसको लेकर लोगों ने बोला कि ये क्या है, अगर आप नॉन अलाइन हो तो फिर इसका मतलब क्या समझे हम लोग। तो फिर इंडिया ने अपनी बात बोली। इंडिया ने बोला कि भाई देखिए, हमने जो ये साइन किया है, ये जो ट्रीटी साइन की है, इस ट्रीटी को साइन करने का मतलब ये नहीं है कि हम और किसी देश के साथ अब एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। ये जो ट्रीटी साइन की हमने, वो इसलिए साइन करी क्योंकि 71 में हमारे देश में बांग्लादेश का क्राइसिस चल रहा था। पढ़ेंगे आगे हम लोग, नेक्स्ट बुक जब इंडिया वाली पढ़ेंगे तो वहां पे बोले 71 में हमारे देश में बांग्लादेश का क्राइसिस चल रहा था, और बांग्लादेश का क्राइसिस था तो हमको मिलिट्री सपोर्ट चाहिए थी, और उस मिलिट्री सपोर्ट के लिए हमने यूएसएसआर के साथ अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए 20 साल की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी है। और इस ट्रीटी को साइन करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम दूसरे देशों के साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे। बस ये हमने अपनी सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए क्या करा है, ट्रीटी साइन करी है। ट्रीटी साइन करना ये नहीं होगा कि हमने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ये इंडियन गवर्नमेंट का क्या था, लॉजिक था। ठीक है, ठीक है, तो बस ये सारी चीजें थी, और इसी के साथ आपका जो है ये चैप्टर क्या होता है, ओवर होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो अभी, वैसे तो टाइम हो ही गया आपका। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम?